चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आप सभी के लिए इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा, इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा दोस्तों फिजिक्स के यहाँ पे प्रश्न पत्र को लेकर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं फिजिक्स का प्रश्न पत्र जो आप सभी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन में। ठीक है, 2023 में तो 30 अक्टूबर से आप लोग यहाँ पे परीक्षा जो चालू है, तो आप लोग सभी छात्रों को ये एग्जाम देना जरूरी है दोस्तों। और आप लोग को ये एग्जाम क्यों लिया जाता है, मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ कि ये एग्जाम आप लोग को हूबहू दोस्तों उसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे जो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% ऑब्जेक्टिव दोगुने विकल्प के साथ रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में 30 अक्टूबर को यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को टोटल जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, और टोटल प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव का 70, लघु उत्तर रहेंगे 20 आपको और दीर्घ उत्तर रहेंगे 6। ये टोटल आप लोग को 96 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे पूर्णांक जो है फुल मार्क 70 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे फिजिक्स का। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं सेंटर परीक्षा का और बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं। तो ये चैनल आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मॉडल सेट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट काफी सारे करवाने वाला है, जो आप सभी को यहाँ पे 50% जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा दोस्तों उसमें आप लोग 100 में 100 लेकर आओगे। ठीक है, 100 में 100 और वेबसाइट की मदद से भी कर सकते हो तैयारी। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है startstudypoint.com, वहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल अपलोडेड है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी। ठीक है, देखिए आप लोग को टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 का ही जवाब देना है। ठीक है ना, आप लोग को जो इजी लगे वही क्वेश्चन आपको OMR सीट में रखना है। तो ये मत सोचना कि जो हार्ड है उसको आप लोग छोड़ते चले जाना। ठीक है, और जो इजी लगे उसको बना लेना, क्योंकि 70 में आप लोग को 35 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो जो नहीं बनता है उस पर ज़्यादा फोकस या फिर ज़्यादा टाइम उस पर बर्बाद नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, समय आप लोग को 1 घंटा ही दिया जाएगा। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव में होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है 1/P। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/F। तो 1 यहाँ पे मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 और F के जगह पे कितना है 20, तो ये हो जाएगा 5 डायोप्टर। ठीक है, और उत्तल लेंस पूछ दिया गया है तो यहाँ पे +5 डायोप्टर होगा। अगर यही अवतल लेंस पूछता तो ये -5 डायोप्टर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का D। तो ये आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव ये जो है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उत्तल लेंस में पॉजिटिव होती है फोकस दूरी और अवतल लेंस में नेगेटिव होती है। चलिए अगला देखते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश जो है अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कांच से जल में, जल से कांच में, जल से वायु में या फिर कांच से वायु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच से वायु में। क्या हो जाएगा 2 का D। जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं होता है दोस्तों तो प्रकाश जो अपरिवर्तित होता है आप लोग को यही बताना है। ठीक है, तो 2 का D यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है यहाँ पे आप प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर की प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की जो क्रिया कहलाती है वो क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर विवर्तन। देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में जो तोड़ा जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये प्रिज्म है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो उसको हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगला देखते हैं कि आकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है। देखिए पृथ्वी के नीले रंग के कारण और यहाँ पे आकाश के नीले रंग के कारण, ये दोनों पूछा जाता है तो आप लोग को याद रखना है। आकाश के नीले रंग का कारण यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 4 का C यहाँ पे सही उत्तर होगा। 5 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। देखिए क्वांटम सिद्धांत जब भी आएगा आप लोगों को तो याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव से ही रिलेटेड होता है ये प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, या फिर क्वांटम नेचर। तो ऑप्शन नंबर 5 का यहाँ पे D के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर कहा गया है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का जो विभव होगा वो क्या होगा? तो ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 का A। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का जो योग होता है वो कितना होता है? तो ये भी आपका 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 7 का A। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो दोस्तों उतना कीजिए। ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको इस चैनल की ओर से दिया जा रहा है, तो आप लोग जाके सारे क्वेश्चन, सारे वीडियोज़ को देख लेना और वेबसाइट की मदद से भी तैयारी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला है साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल अगर T तथा महत्तम चाल V हो तो उसमें रिलेशन क्या बनता है वही आपको बताना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि किसी भी साइक्लोट्रॉन में किसी भी आवेशित कण का जो अगर आवर्तकाल T है तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/, महत्तम चाल का क्यूब। ठीक है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V³ या फिर T इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V³। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 8 का D यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि किसी चालक को E विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग जो होगा वो VD कितना होगा दोस्तों, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C9 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0 प्रतिरोध के बराबर। क्या होता है? 0 प्रतिरोध। तो 10 का यहाँ पे सही उत्तर C यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 11 देखते हैं दोस्तों। कहा गया कि चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन ऑफ एंगल, दिक्पात कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
रिपीटेड प्रश्न है, कई बार देखने को मिलेंगे। अगला देख लेते हैं कि एक तार का प्रतिरोध अगर R है, यदि इसे खींचकर व्यास को आधा कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा। देखिए किसी भी तार का प्रतिरोध अगर R है दोस्तों, ठीक है, और उसे खींचकर अगर आधा कर दिया जाए उसके व्यास को, तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा वो याद रखना है आप लोगों को 2R के बराबर हो जाता है, ठीक है, 2R के बराबर। ऑप्शन नंबर 12 का है, मतलब दोगुना हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो क्या कहलाता है। देखिए कैपेसिटर में जब समानांतर संयोजन हो रही होती है तो उस राशि में प्रत्येक संधारित्र की जो समान होती है वो आपको कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। तो 13 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है ये डायरेक्टली मान होता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1.67 गुने 10 के पावर -19 कूलम पर केजी। तो 14 का यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 15 देखते हैं कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में लपेटों की जो संख्या क्रमशः N1 तथा N2 है। तब ये रिपीटेड प्रश्न याद रखिएगा, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा तो हमेशा आपको द्वितीय कुंडली जो होगा वो आपको प्राथमिक कुंडली से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि वायु में उपस्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो आपको 1/ε0, ठीक है, या फिर ε0 इन्वर्स होती है। तो 16 का सही उत्तर बी, इसको भी याद रखना है। अगला है, ये तो रिपीटेड प्रश्न है, ये आपको हर एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स में, सेंटर एग्जाम्स में या फिर अगर मासिक एग्जाम दे रहे हो तो इस तरह ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 और सेम हूबहू प्रश्न आपको दिया जाएगा, इसका याद रख लेना 20 माइक्रोफैराड होता है। हालांकि ये 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन आपको 1 नंबर में ही पूछा जाता है क्योंकि ये आपको सेम टू सेम हूबहू प्रश्न पूछ दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम। देखिए जब भी न्यूनतम और अधिकतम की बात करेगा तो न्यूनतम जो होता है दोस्तों ये आपको श्रेणी क्रम में होता है इसका, ठीक है, और आपको अधिकतम जो होगा वो आपको पैरेलल में होगा, मतलब समानांतर श्रेणी में होगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो समांतर क्रम में जब होगा दोस्तों अधिकतम बाद में है, तो अधिकतम वाला ये समानांतर में तो 3 माइक्रोफैराड, तो 6 + 6 ये हो जाएगा 18, और न्यूनतम में जब होगा श्रेणी में तो 1/6 + 1/6 + 1/6, ठीक है, तो यह 1/c इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा आपको 3/6, तो उसको उल्टा करेंगे c इक्विवेलेंट, तो ये 6/3 हो जाएगा, तो ये 2, तो इसका 2 और 18, ऑप्शन नंबर आपको सी जो है ये करेक्ट होगा। सिंपल प्रश्न था आपको, ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है कि 19 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, वो आपको गामा रेज होती है, तो 19 का सी। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होता है वो 0 होता है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, 0, ऑप्शन नंबर 20 का सी। अगला देखते हैं कि बायो सावर्ट नियम का गणितीय सूत्र, ये फार्मूला है मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है ये आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, 21 का ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22 देखते हैं कि निकेल क्या है। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। लौह चुंबकीय कौन कौन से पदार्थ होते हैं इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना, एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा। निकेल होता है दोस्तों एक फेरोमैग्नेटिक, तो ऑप्शन नंबर 22 का यहाँ पे सी हो जाएगा, लौह चुंबकीय होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर की एक उभय उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। ये आपको बताना है दोस्तों, अगर वक्रता त्रिज्या दिया गया है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक भी दिया गया है तो इसकी फोकस दूरी जो होगी वो आपको 1/20 मीटर या फिर आपको 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि 1 मीटर है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 23 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर, कहा गया कि प्रकाश की एक किरण का अपवर्तनांक का मान दिया गया है, से पानी में जो जिसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है, तो क्रांति कोण का जो मान होगा वो कितना होगा, तो साइन इनवर्स 8/n होगा। ये भी फार्मूला बेस्ड है, तो काफ़ी सारे फार्मूला बेस्ड प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली 2 किरणों के बीच जो है कलांतर होता है वो कितना होता है, ठीक है, तो ये होता है आपको पाई के बराबर। ऑप्शन नंबर 25 का सी करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का जो डैश समान होगा, तो ये वेग समान होता है, तो 26 का ए। 27 देखते हैं कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो समानुपाती होती है 1/z² के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे 28 नंबर की पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका बोरोन। क्या होता है, बोरोन। ऑप्शन नंबर 28 का ए। 29 नंबर है कि नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। नेक्स्ट है दोस्तों 29 नंबर, कहा गया कि नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी, ठीक है। देखिए धारिता पर आधारित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ए और बी के बीच में पूछा गया है। तो देखिए ये दोनों जो है आपको पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में जुट जाता है आपस में धारिता वाले केस में, तो ये हो जाएगा आपका कितना,
ये हो जाएगा आपका ए और बी, ये आपका 3 2 5 जुट जाएगा आपस में, और ये 4 ऑलरेडी है। तो ये श्रेणी क्रम में आ गया, तो 1/5 प्लस 1/4 1/c इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 5 चौके 20, ये 5 4 9, तो ये सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 20/9 हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में यही करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं कि मोडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है। देखिए मोडेम वह युक्ति होता है जो डिजिटीकरण के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं कि 31 नंबर कि 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी। ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है और ये कम से कम 3 नंबर में पूछा जाना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया दोस्तों। इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना होगा -2.25 जूल, ठीक है। ये रिपीटेड प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न था प्रीवियस ईयर्स में। अगला देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जो होता है वो कितना होता है, तो ये आपका करेक्ट होगा 0 के बराबर। कितना होता है, 0 के बराबर। चलिए अगला देखते हैं कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो उसकी जो सम्मिलित शक्ति जो होगी वो 24 वाट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के, ठीक है, देखो यहाँ पे 60 × 40 अपॉन 60 + 40 तो 100, ठीक है। तो आपको 24 वाट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है वो कितना होता है। देखिए प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, XL/2πfl होता है। 34 का ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए 35 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है कि एक तार में 1 एम्पीयर प्रतिरोध धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो प्रति सेकंड तार में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की, जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जाएगा तो आपको धारा में जितना भी धारा प्रभावित हो रही है दोस्तों, उसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या करना है, भाग दे देना है, ठीक है ना। तो इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर आपको बी। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन 35 से लेकर 70 तक और साथ में आप लोगों को लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्न, ठीक है, वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग जल्द से जल्द वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए।